गुड मॉर्निंग स्टूडेंट हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ रहे थे। केमिकल इक्विलिब्रियम के पिछले लेक्चर्स में हमने पढ़ा था केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम यानी केमिकल इक्विलिब्रियम के कैरेक्टरिस्टिक क्या है, लॉ ऑफ मास एक्शन क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो किससे इफेक्टेड होता है, यानी कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो किन फैक्टर से इफेक्टेड होती है। आज हम लोग पढ़ेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के इंपॉर्टेंस के बारे में, यानी कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू से हम उस रिएक्शन के बारे में क्या आइडिया लगा सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम बात करेंगे थर्मोडायनेमिक डेरिवेशन ऑफ लॉ ऑफ मास एक्शन या केमिकल इक्विलिब्रियम एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड रिएक्शन क्वोशिएंट के रिलेशन के बारे में। ठीक है, तो पहले बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में। इंपॉर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी, यानी कि केसी की वैल्यू से हम किसी रिएक्शन के बारे में क्या आइडिया लगा सकते हैं। तो हम जानते हैं केसी क्या होता है। केसी इक्वल टू होता है प्रोडक्ट की मोलर कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम स्टेट, यानी इक्विलिब्रियम की कंडीशन में प्रोडक्ट की मोलर कंसंट्रेशन और रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन का जो रेशियो निकालते हैं उसे अपन क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहते हैं। देखिए स्टूडेंट, अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू बहुत ज्यादा आती है तो किस बात को शो कर रहा है, अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू बहुत ज्यादा आती है इसका मतलब क्या हुआ, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा है। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा है इसका मतलब प्रोडक्ट क्या है, ज्यादा स्टेबल है, तभी रिएक्शन आगे की तरफ मूव कर रही है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है, प्रोडक्ट ज्यादा मात्रा में बन रहा है। यानी अपन क्या कर सकते हैं, केसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट। यानी प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी जितनी ज्यादा होगी केसी का मान उतना ही ज्यादा आएगा। अगर केसी का वैल्यू अपने को किसी रिएक्शन के लिए ज्यादा मिल रहा है इसका मतलब उस रिएक्शन में प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी ज्यादा है। ठीक है, एक केसी की वैल्यू से हम लोग ये आइडिया लगा सकते हैं केसी की वैल्यू कम है या ज्यादा है, उससे हम ये पता लगा सकते हैं कि रिएक्शन के एक्सटेंट के बारे में, यानी रिएक्शन कितनी परसेंट कंप्लीट हो गई। अगर केसी का वैल्यू बहुत ज्यादा आता है तो हम ये आइडिया लगा सकते हैं कि रिएक्शन 60%, 70%, 80%, 85% कितना परसेंट रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, कितना रिमेनिंग है वो हम किससे आइडिया लगा सकते हैं, केसी की वैल्यू से आइडिया लगा सकते हैं। केसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन के, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, यानी कि अगर किसी रिएक्शन के लिए केसी का मान बहुत ज्यादा आ रहा है तो इसका मतलब रिएक्शन लगभग कंप्लीट हो रही है। ठीक है, देन इक्विलिब्रियम की कंडीशन है, यानी रिएक्शन काफी ज्यादा मोस्ट ऑफ कंप्लीट हो गई और मोस्ट ऑफ कंप्लीट होने के बाद इक्विलिब्रियम की कंडीशन में आ गई। एक केसी वो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टाइम के, यानी अगर किसी रिएक्शन के लिए केसी जल्दी से अटेन हो जाता है, टाइम कम लगता है, उस कंडीशन में केसी का मान ज्यादा आता है। यानी अगर रिएक्शन स्पीडली हो रही है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो रही है तो केसी का मान ज्यादा आएगा लेकिन कम टाइम में इक्विलिब्रियम मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग किसी भी रिएक्शन के बारे में केसी की वैल्यू से आइडिया लगा सकते हैं। ये था इंपॉर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। नेक्स्ट है comparison of Kc and Qc या रिलेशन ऑफ Kc एंड Qc। Kc क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, और Qc क्या है, रिएक्शन क्वोशिएंट है। प्रतिक्रिया फलन है।
तो क्यूसी और केसी क्या होते हैं? देखिए हम लोग लिखते हैं प्रोडक्ट की मोलर कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन। अगर प्रोडक्ट की मोलर कंसंट्रेशन और रिएक्टेंट के मोलर कंसंट्रेशन को इक्विलिब्रियम कंडीशन पे निकालें तो उसे तो अपन कहते हैं केसी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अगर इक्विलिब्रियम के अलावा किसी कंडीशन पे, यानी कि इक्विलिब्रियम के अलावा किसी भी टाइम पर हम रिएक्शन का जो प्रोडक्ट की मोलर कंसंट्रेशन है और रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन का रेशियो निकालें तो वो किसके इक्वल होगा? क्यूसी के इक्वल होगा। यानी कि जो अपन फॉर्मूला काम में लेते हैं केसी और क्यूसी निकालने का, वो सेम है, क्योंकि दोनों में प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन का रेशियो निकालते हैं। लेकिन कंडीशन क्या होती है? अगर रिएक्शन जो है वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में, तो अगर इनका रेशियो आएगा उसे अपन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहेंगे। और अगर रिएक्शन इक्विलिब्रियम कंडीशन में नहीं है तो उस कंडीशन में जो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन का रेशियो आएगा उसे अपन क्या कहेंगे? क्यूसी कहेंगे, रिएक्शन क्यूसेंट कहेंगे। तो अब मैं बात कर रही थी कि केसी और क्यूसी की वैल्यू को कंपेयर करके हम लोग उस रिएक्शन के बारे में क्या आइडिया लगा सकते हैं। देखिए अगर केसी और क्यूसी की वैल्यू अगर इक्वल आती है, ठीक है, किसी भी रिएक्शन के लिए देखिए क्यूसी हमेशा फिक्स रहता है। अगर कांस्टेंट टेम्परेचर है और रिएक्शन की आप स्टाइकोमेट्री चेंज नहीं कर रहे हो तो उस रिएक्शन के लिए क्यूसी फिक्स रहेगा, ठीक है। केसी का मान क्या रहेगा? फिक्स रहेगा। यानी किसी भी रिएक्शन में अगर फिक्स टेम्परेचर रखा हुआ है और आप उस रिएक्शन की में रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को चेंज नहीं कर रहे हो, स्टाइकोमेट्री चेंज नहीं कर रहे हो, तो उस कंडीशन में केसी का मान चेंज नहीं होगा। उस रिएक्शन के लिए केसी क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। लेकिन क्यूसी क्या है? क्यूसी तो इक्विलिब्रियम के अलावा किसी भी कंडीशन पे, यानी अलग अलग टाइम पर प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन का रेशियो, वो तो अगर अलग अलग टाइम पे निकालोगे तो वो तो अलग अलग आएगा। यानी क्यूसी क्या है? वेरी करता रहता है। और केसी क्या रहता है? फिक्स रहता है। किसी भी रिएक्शन के लिए केसी फिक्स रहता है, लेकिन क्यूसी वेरी करता रहता है, क्योंकि अलग अलग टाइम पर प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन अलग अलग होगी, इसलिए क्यूसी का मान भी क्या आएगा? अलग अलग आएगा। तो अगर किसी रिएक्शन में केसी और क्यूसी का मान इक्वल आ रहा है तो ये किस बात को शो कर रहा है? रिएक्शन क्या है? इक्विलिब्रियम पे है। रिएक्शन क्या है? इक्विलिब्रियम कंडीशन में। अगर केसी का मान अगर क्यूसी का मान केसी से कम आ रहा है, ठीक है, क्यूसी का मान केसी से कम आ रहा है, ठीक है, तो देखिए कोई भी रिएक्शन जो होती है वो इक्विलिब्रियम को अटेन करने की टेंडेंसी ज्यादा रखती है। इसका रीजन मैंने बताया था, क्योंकि इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होता है? फ्री एनर्जी चेंज क्या होता है? मिनिमम होता है। यानी अपन कह सकते हैं फ्री एनर्जी चेंज का मान क्या होता है? शून्य होता है, जीरो होता है। तो यानी कि सिस्टम जो होता है वो स्टेबल कंडीशन में रहता है, इसलिए रिएक्शन जो होती है वो इक्विलिब्रियम को अटेन करने की टेंडेंसी रखती है। तो अब देखिए अगर क्यूसी का मान कम आ रहा है केसी से, तो क्यूसी क्या करेगा? केसी की तरफ मूव करेगा, यानी केसी के जितना मान बढ़ाने की कोशिश करेगा, कि ऐसी सिचुएशन लाने की कोशिश करेगा कि मैं केसी के बराबर हो जाऊं। यानी क्यूसी का मान केसी के इक्वल करने के लिए क्यूसी को अपना मान बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि अभी क्यूसी का मान क्या है? कम है केसी से। तो इस क्यूसी को इसके इक्वल जाने के लिए अपना मान, अपनी वैल्यू क्या करनी पड़ेगी? इंक्रीज करनी पड़ेगी। क्यूसी की वैल्यू कैसे इंक्रीज हो सकती है? क्यूसी की वैल्यू ऐसे इंक्रीज हो सकती है कि रिएक्टेंट की वैल्यू तो कंसंट्रेशन तो घटा दो और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज कर दो। ऐसा कब हो सकता है? ऐसा तभी होगा जब रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। अगर रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट होगा वो कंज्यूम होगा, और जिस वजह से रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में चली? रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, यानी रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगी? फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, ठीक है। अगर क्यूसी का मान केसी से ज्यादा आता है, ठीक है, अगर क्यूसी का मान केसी से ज्यादा आता है तो वही बात, रिएक्शन किसकी तरफ मूव करेगी? इक्विलिब्रियम कंडीशन की तरफ मूव करेगी, यानी केसी की वैल्यू की तरफ। अगर केसी के इक्वल अगर अपना मान करना चाहेगी तो उस कंडीशन में केसी को अपना मान क्या करना पड़ेगा? अपनी वैल्यू क्या करनी पड़ेगी? कम करनी पड़ेगी। क्यूसी को अपनी वैल्यू कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा? प्रोडक्ट की कम करने के लिए प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज करने, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन इंक्रीज करनी पड़ेगी और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिक्रीज करनी पड़ेगी, ठीक है। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो
और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो, ऐसा कब होगा? ऐसा तब होगा जब प्रोडक्ट से रिएक्टेंट का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाए, यानी प्रोडक्ट कंज्यूम हो और रिएक्टेंट का फॉर्मेशन करे, जिसकी वजह से प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन तो कम हो जाएगी और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। तो यानी कि प्रोडक्ट से रिएक्टेंट का फॉर्मेशन हो रहा है, यानी रिएक्शन किस डायरेक्शन में मूव करेगी? बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी। ठीक है, यानी कि केसी और क्यूसी की वैल्यू को कंपेयर करके हम ये आइडिया लगा सकते हैं कि रिएक्शन जो है वो इक्विलिब्रियम स्टेट में है, या फिर रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी या रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और रिएक्शन क्वोशिएंट में, और इनके कंपैरिजन से हम किसी भी रिएक्शन के बारे में ये आइडिया लगा सकते हैं। नेक्स्ट है थर्मोडायनेमिक डेरिवेशन ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम या लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन का थर्मोडायनेमिक डेरिवेशन या फिर केमिकल इक्विलिब्रियम लॉ का थर्मोडायनेमिक डेरिवेशन कैसे निकालेंगे? देखिए, एनी रिवर्सिबल रिएक्शन है, एनी रिवर्सिबल रिएक्शन N1A प्लस N2B से बन रहा है M1C प्लस M2D, यानी ये रिएक्टेंट है और इनसे ये प्रोडक्ट बन रहा है। मान लीजिए कि जो रिएक्शन में प्रोडक्ट और जो रिएक्टेंट है वो आइडियल केस है, तो इस रिएक्शन के लिए फ्री एनर्जी चेंज क्या लिखेंगे? डेल जी क्या लिखेंगे? प्रोडक्ट की फ्री एनर्जी जी प्रोडक्ट माइनस जी रिएक्टेंट, यानी रिएक्टेंट की फ्री एनर्जी। प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की फ्री एनर्जी का जो डिफरेंस आएगा उससे क्या निकाल लेंगे हम? इस रिएक्शन के लिए फ्री एनर्जी चेंज निकाल लेंगे। तो G इज इक्वल टू, यानी फ्री एनर्जी G इज इक्वल टू क्या होता है? समेशन Ni म्यू आई। ठीक है, कोई आई स्पीसीज के केमिकल पोटेंशियल से हम लोग इस तरह से उस स्पीसीज की फ्री एनर्जी निकाल सकते हैं। जैसे रिएक्टेंट की फ्री एनर्जी कैसे निकालेंगे? जी रिएक्टेंट इक्वल टू होगा N1 म्यू A प्लस N2 म्यू B। इसी तरह से रिएक्टेंट की फ्री एनर्जी कैसे निकालेंगे? M1 म्यू C प्लस M2 म्यू D। इस तरह से हम लोग क्या करेंगे? केमिकल पोटेंशियल की हेल्प से रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की फ्री एनर्जी निकालेंगे। देखिए इक्वेशन फर्स्ट, ये जो इक्वेशन फर्स्ट है इसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की फ्री एनर्जी की वैल्यू रखेंगे, तो डेल जी इज इक्वल टू क्या आएगा? N1 म्यू A, पहले प्रोडक्ट के लिखेंगे M1 म्यू C प्लस M2 म्यू D माइनस N1 म्यू A प्लस N2 म्यू B। ठीक है, यहां म्यू क्या है? केमिकल पोटेंशियल है। अब कोई भी स्पीसीज के केमिकल पोटेंशियल, यानी कोई आई स्पीसीज है उसका केमिकल पोटेंशियल कैसे निकालते हैं? आई स्पीसीज का स्टैंडर्ड केमिकल पोटेंशियल प्लस RT ln PI, उस स्पीसीज का पार्शियल प्रेशर। ठीक है, यानी कि म्यू आई क्या है? कोई आई स्पीसीज का केमिकल पोटेंशियल है और उसी आई स्पीसीज का स्टैंडर्ड केमिकल पोटेंशियल है गैस कांस्टेंट इनटू टेम्परेचर ln उस आई स्पीसीज का पार्शियल प्रेशर। ठीक है, तो हम लोग म्यू A यानी ए रिएक्टेंट का केमिकल पोटेंशियल कैसे निकालेंगे? म्यू A नोट प्लस RT ln PA। इसी तरह से बी रिएक्टेंट का केमिकल पोटेंशियल कैसे निकालेंगे? म्यू B नोट यानी बी रिएक्टेंट का स्टैंडर्ड केमिकल पोटेंशियल प्लस RT ln और बी रिएक्टेंट का पार्शियल प्रेशर। इसी तरह से प्रोडक्ट का निकालेंगे, म्यू C इज इक्वल टू हो गया म्यू C नोट प्लस RT ln PC और म्यू D इक्वल टू हो जाएगा
म्यू डी नोट प्लस आर टी एल एन पी डी। ठीक है, तो ये जो वैल्यू है यानी कि दोनों रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के जो केमिकल पोटेंशियल है उनकी वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुटअप करेंगे। मान लीजिए इक्वेशन 2 है, तो हम लोग लिखेंगे इक्वेशन 2 में म्यू ए, म्यू बी, म्यू सी एंड म्यू डी की वैल्यू पुट करने पर, ठीक है, तो क्या मिलेगा अपने को, डेल जी इक्वल टू होगा म्यू ए, क्या था, म्यू ए था, ये m1 बाहर रख लो, सॉरी म्यू सी क्या था, म्यू सी था म्यू सी नोट प्लस आर टी एल एन पी सी, ठीक है, प्लस m2, म्यू डी क्या था, म्यू डी नोट प्लस आर टी एल एन पी डी। अब रिएक्टेंट का केमिकल पोटेंशियल लिखेंगे N1 म्यू ए नोट प्लस आर टी एल एन पी ए नोट प्लस N2 म्यू बी नोट प्लस आर टी एल एन पी बी, ठीक है, ये है। अब इसमें से हम क्या करेंगे, देखिए इसको एक साथ ले लेते हैं, डेल जी इज इक्वल टू, पहले तो इसको m1 को अंदर ले लेते हैं, m1 m2 n1 n2 इनको अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, m1 म्यू सी नोट प्लस m1 आर टी एल एन पी सी प्लस m2 म्यू डी नोट प्लस m2 आर टी एल एन पी डी माइनस n1 को अंदर ले जाएंगे, n1 म्यू ए नोट प्लस n1 आर टी एल एन पी ए प्लस, अब n2 को अंदर ले जाएंगे, n2 म्यू बी नोट प्लस n2 आर टी एल एन पी बी, ठीक है, यानी कि जो स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट थे इनको मैंने अंदर ब्रैकेट के अंदर इनटू कर दिया इनसे, ठीक है। अब देखिए इनको एक साथ ले लेते हैं, m1 म्यू सी, m2 म्यू डी नोट माइनस n1 म्यू ए और n2 म्यू बी नोट, डेल जी इज इक्वल टू अपन लिखेंगे m1 म्यू सी नोट प्लस m2 म्यू डी नोट माइनस n1 म्यू ए नोट प्लस n2 म्यू बी नोट, ठीक है, इन चारों को अपन ने एक साथ ले लिया, यानी प्रोडक्ट के जो प्रोडक्ट का स्टैंडर्ड केमिकल पोटेंशियल है उससे रिएक्टेंट के स्टैंडर्ड केमिकल पोटेंशियल को माइनस कर दिया। अब मैं लिखूंगी m1 आर टी एल एन पी सी प्लस m2 आर टी एल एन पी डी माइनस n1 आर टी एल एन पी ए प्लस n2 आर टी एल एन पी बी, ठीक है। इनको मैंने एक साथ ले लिया, प्लस इसमें से माइनस कर दिया, और उसके बाद मैंने इनको ले लिया m1 आर टी एल एन, यानी प्रोडक्ट का ये टर्म लेके इसमें से रिएक्टेंट की इस टर्म को सब्सट्रैक्ट कर दिया। डेल जी इज इक्वल टू क्या लिखूंगी, देखिए जब प्रोडक्ट के स्टैंडर्ड केमिकल पोटेंशियल में से रिएक्टेंट के स्टैंडर्ड केमिकल पोटेंशियल को माइनस करते हैं तो अपने पास मिलता है स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी चेंज, ठीक है, डेल जी नोट, यानी इसकी वैल्यू क्या आ गई इतने की, डेल जी नोट आ गई, ठीक है, प्लस अब इसमें से देखिए आर टी एल एन जो है वो कॉमन है, तो इसको अपन क्या करेंगे,
RT Ln को कॉमन ले लेंगे, ठीक है। अब लिखेंगे M1 PC प्लस M2 PD माइनस N1 PA प्लस N2 PB, इस तरह से, ठीक है। डेल जी इक्वल टू क्या लिखेंगे, डेल जी नोट प्लस RT Ln। देखिए जब प्लस में हो जाता है, प्लस में जो होता है वो अगर क्या हो जाता है, इनटू में हो जाता है। अगर Ln की अगर माइनस में दे रखी है कोई वैल्यू तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो Ln ये जो M1 है ये इसकी पावर में चले जाएगी, Ln PC की पावर M1 इंटू PD M2 अपॉन, ये माइनस में इसलिए डिवाइड, ये टर्म किस में चली जाएगी, इसके नीचे की तरफ चली जाएगी, ठीक है। PA N1 प्लस के निशान है इसलिए क्या आ जाएगा, इंटू का PB N2, ठीक है। ये इक्वेशन किसको शो कर रही है, यानी इस इक्वेशन की ये जो टर्म है वो मास एक्शन लो या फिर कह सकते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम लो, केमिकल इक्विलिब्रियम